Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement from question number 35. So let's get started. From the following information, calculate cash flow from investing and financing activities. Okay, मशीनरी की वैल्यू क्या थी 40,000 की थी, अब 50,000 की हो गई है. तो स्टूडेंट मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है. इट मीन्स हमने परचेज किया है. अभी तक तो इतनी ही बात है कि 10,000 की हमने परचेज की है, बट उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी चीज़ें बता दी कि 10,000 की मशीनरी थी, उसको आपने लॉस पे बेच दिया है 2,000 के, तो सेल वैल्यू नहीं बताई है बट लॉस बता दिया है, तो हमें सेल वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है. देन उसने आपको बोला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर. अब बच्चे क्या करते हैं ना, फटाफट जाते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 6,000. भाई 6,000 कैसे माइनस कर दोगे? उसने डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे बताई है स्टूडेंट, वो तो पूरी मशीनरी पे बता दी ना, बट अभी तो हमें सिर्फ 10,000 वाली मशीनरी की बात करनी है, राइट? तो क्या अभी उसने बेची तो उतनी है, सेल वैल्यू निकालने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो सेल वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें उतनी डेप्रिसिएशन पहले निकालना पड़ेगा जितना इतनी 10,000 की कॉस्ट वाली मशीनरी पे लगेगा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, और हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 वाली मशीनरी पे भी निकालना है. तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. देन कैपिटल बढ़ गया है 5,000 से, तो इट मीन्स कैश का इनफ्लो हो गया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगा. और बैंक लोन पहले 10,000 का था, अब कुछ भी नहीं रहा. इट मीन्स हमने रीपेमेंट कर दिया है, तो कैश का आउटफ्लो हो गया होगा रीपेमेंट करने में, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाएगा. अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम सेल वैल्यू निकालेंगे. हम क्या करते थे, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, पर उसके लिए पहले हमें यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है. तो इसीलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसने आपको जो बैलेंस ब्रॉट डाउन बता रखा है वो बता रखा है 10,000 का, और इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि बता रखा है 12,000 का. ठीक है, इतना हो गया. अब वो हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कि कितनी डेप्रीसिएशन वो हमें बता रहा है. वो हमें बता रहा है कि डेप्रीसिएशन हमने कितनी लगा दी है, 6,000 की. तो यहाँ पे अब मशीनरी अकाउंट के नेम से आपके पास डेप्रीसिएशन उतनी निकल के आ गई जितनी मशीनरी पे लगी है. ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी. तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है स्टूडेंट, 4,000 की आ रही है. तो अगर अब हम इसे लिखेंगे तो 16,000 दोनों अकाउंट का जो टोटल है वो आ गया. पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाला, जितनी डेप्रीसिएशन लगाई वो डाल दिया पीएनएल अकाउंट के नाम से. अब मशीनरी में हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई, जो कि 4,000 की आई है. तो वही रीज़न है कि यहाँ पे मैंने डेप्रीसिएशन जो है वो 4,000 की माइनस किया है. ठीक है, ओके. अब 4,000 की हमने माइनस कर दिए, बची है 6,000 की हमारे पास मशीनरी. बट वो बोल रहा है कि ना आपने ये माइनस करने के बाद आपने उसको 2,000 के लॉस पे बेचा है, और इसमें 2,000 का लॉस भी हो रहा है. तो आपने बेचा कितने पे, आपने 4,000 पे बेचा है, तो ये 4,000 आ गई सेल वैल्यू. देखिए स्टूडेंट, किया हमने बस वही है, सब कुछ ही है, बट डेप्रीसिएशन का थोड़ा ट्रिकी था कि ध्यान रखना है कि डेप्रीसिएशन यहाँ पे 4,000 माइनस होगी, देन हम उसमें से ये अमाउंट लॉस वाला जो है वो माइनस करेंगे, देन हमारे पास सेल वैल्यू यहाँ पे 4,000 की निकल के आई है. तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, मशीनरी एक एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ गया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 का आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000 का आ गया. ठीक है, देन हमने यहाँ पे लॉस डाल दिया जो कि हमें 2,000 का बताया हुआ था. अब हम यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख सकते हैं. कितनी लिखेंगे, अभी हमने निकाला 4,000 की लिखेंगे. ठीक है ना, ओके. अब बैंक अकाउंट में सेल डालनी है, तो अभी हमने निकाल लिया कि उसने सेल भी करी है, तो उसने 4,000 के अमाउंट पे सेल करी है. हर चीज़ हमने यहाँ पे अब पुट कर दी है. अब पुट करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. तो टू बैंक करके यहाँ पे परचेज का अमाउंट निकल के आएगा, जो कि क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी, जो कि आ रही है स्टूडेंट 20,000 की. अब हम अकाउंट को सिंपली यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, तो क्लोज कर दीजिए. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. तो हमने क्या किया, हमने परचेज किया मशीनरी. अगर परचेज हुई है तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करते हैं. तो परचेज ऑफ मशीनरी तो अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला 20,000 का है, तो ये माइनस में जाएगा. ठीक है, देन सेल भी तो हुई है ना मशीनरी की, सेल ऑफ मशीनरी, और जो स्टूडेंट सेल हो रही है उसका अमाउंट हमें बता रखा है 4,000 का, ये पॉजिटिव ही जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव बैलेंस निकल के आ रहा है 16,000 का, तो इट मीन्स ये आया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो कि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है.
कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब बढ़ते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसने हमें बताया था कि आपने कैपिटल आपका बढ़ गया तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने का है? 5000 का। देन उसने आपको बोला है कि आपने रीपेमेंट भी कर दी है ना बैंक लोन की, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, मतलब उसने बोला नहीं है स्टूडेंट, वो तो हमें दिख ही रहा है ना कि 10,000 का थी, अब जीरो रह गई, इट मीन्स रीपे ही तो किया है, और क्या हुआ होगा, तो 10,000 से आउटफ्लो हुआ है, तो अब आपके पास यहाँ पे फिर ये भी नेगेटिव बैलेंस ही आ रहा है, तो ये भी कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा जाएगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए 36 क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, सबसे पहले सरप्लस गिवन है, तो स्टूडेंट सरप्लस गिवन है, तो अगर हम इसमें माइनस करेंगे आपस में इन दोनों को, तो हमारे पास सबसे पहले P&L अकाउंट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। देन अब इसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब फिर से वही स्टूडेंट जो पिछली बार कहा 30,000 का अमाउंट था, 30,000 था, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में अकाउंट के भी 30,000 ही निकल के आया था। अब यहाँ पे भी क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स का तीनों जरा जो अमाउंट है वो सेम है, बट स्टिल हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमें अपनी श्योरिटी लेनी है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देन ट्रेड पेबल्स क्या है स्टूडेंट, 3,75,000 के थे, अब हो गए हैं 1 लाख के थे, अब हो गए हैं 3,75,000 के। ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं। करंट लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो हम उन्हें प्लस कर देते हैं। करंट एसेट्स क्या थे, 11,50,000 के थे, अब हो गए हैं 13 लाख के, ये बढ़ गए हैं। पर जब करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उनको माइनस कर देते हैं। देन फिक्स्ड एसेट्स की आपको बता रखा है, फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हुए हैं स्टूडेंट, तो इट मीन्स परचेज हुआ होगा, बट अगर हमें कुछ भी और गिवन होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो हमें अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो 3 अकाउंट प्रिपेयर होंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, क्योंकि उसने आपको बोला हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फर्स्ट पॉइंट में कि जो एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 1 लाख की थी, जिसपे इतना डिप्रिसिएशन लगा था, उसको हमने 20,000 के लॉस पे बेचा है, तो इट मीन्स अकाउंट तो प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, लाइबिलिटी अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिसका अमाउंट आपको 75,000 बता रखा है, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन जो कि 75,000 का ही आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या है, उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टैक्स पेड, टैक्स पेड किस साइड आता है, डेबिट साइड पे आ जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, और ये पेड वाला अमाउंट है जो कि 75,000 का ही है, तो यहाँ पे आपके पास बाय P&L अकाउंट करके यहाँ पे जो ये टैक्स आएगा, ये टैक्स मेड आएगा, ये भी 75,000 का ही आएगा। अब अगर हम अकाउंट क्लोज कर देंगे तो 1,50,000 जो है वो दोनों साइड आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, जो ये बैंक का जो ये वाला टैक्स पेड वाला अमाउंट होता है, हालांकि सेम है बट समझ लीजिए, पेड वाला अमाउंट जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली जब हम लास्ट में माइनस करते हैं ना टैक्स पेड, तो वो ये वाला अमाउंट होता है, और जो ये टैक्स मेड वाला अमाउंट होता है ये हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस करते हैं। राइट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम इसको स्टार्टिंग में प्लस कर देते हैं और फिर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स तक पहुंचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अब ये वाला अमाउंट किस तरीके से आएगा, देखिए उसने आपको क्या बता रखा था, 10 लाख का था, इसमें से आप 2,50,000 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 7,50,000 का तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब हम इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो मेड वाला अमाउंट होता है ना वो ऐड करते हैं, तो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब स्टूडेंट ये समझना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हर बार ऐसा नहीं ना कि क्वेश्चन में आपको हर जगह का अमाउंट सेम ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट हो, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब ये हम इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 8,25,000 आएगा, तो ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
अच्छा, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आप इसको वर्किंग नोट में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइज़ेशन, लॉस या प्रॉफ़िट, ये वाली चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। तो हम सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा? डेप्रिसिएशन तो स्टूडेंट्स उसने आपको बता ही रखा है ना। अब देखिए, अब क्या होगा ना स्टूडेंट, ये ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ना आपको एक-एक चीज़ का बहुत डिटेल में पता लग जाएगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया था, तो हमने क्या किया, सिर्फ़ वहाँ से मशीनरी वाली वैल्यू उठाई, उसको मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पीएनएल अकाउंट करके जो हमने डेप्रिसिएशन लिखा था ना, वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब डायरेक्टली उसने आपको नहीं बता रखा, अब निकालना तो पड़ेगा ना हमें। तो वही है स्टूडेंट्स। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेन एक लायबिलिटी अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहीं आएगा। तो सही है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना उसने आपको बता रखा है, 1,062,500, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि उसने बता रखा है 11 लाख का। ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला था, उसने आपको इस बार तो मशीनरी पे डायरेक्ट बता दिया है, जिसकी देखिए अब ब्रैकेट में उसने बताया, तो आप समझ जाइए कि वो यही कह रहा है कि जितनी आपने मशीनरी सेल किया सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन उसने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी, कितना बताया, 1,62,500। अब इस केस में आपके पास बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे पीएनएल अकाउंट करके डेप्रिसिएशन की निकल के आएगी। ठीक है, यही वाला अमाउंट अब जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसी को ही अभी हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टाइम पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 1,262,500 ये आ गया। ठीक है, तो अब यही वाला अमाउंट हम वहाँ पे जाके इंक्लूड करेंगे। तो हुआ तो वही है ना स्टूडेंट, जो हमने देखा, ये वाला जाके मशीनरी अकाउंट में इंक्लूड होगा और ये वाला जाके वहाँ पे, और बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन का तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है, तो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन ऐड होगा, वही जो अभी हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में निकाला है, दैट इज 2 लाख। ठीक है। अब इसके बाद उसने हमें क्या बोला हुआ था, लॉस भी बताया हुआ था कि 20,000 के लॉस पे तो लॉस ऐड हो जाता है और प्रॉफिट होता है तो वो जाके माइनस हो जाता है। तो लॉस ऑन मशीन उसने बताया हुआ था 20,000 का, तो अगर ये दोनों अमाउंट इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,45,000 का अमाउंट। और जो ये 10,45,000 आया है स्टूडेंट, ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, ट्रेड पेबल्स या करंट एसेट्स में जो हमने ट्रीटमेंट देखा था वो इसमें होगा। तो क्या हो रहा था कि जो ट्रेड पेबल्स हो रहे थे वो इंक्रीज हो रहे थे, करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे प्लस कर देते हैं, तो वो बढ़ रही थी 2,75,000 से। और करंट एसेट्स भी बढ़ रहे थे, पर जब करंट एसेट्स बढ़ते हैं ना तो हम उसे माइनस करते हैं, तो उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कितने से बढ़ रहे थे, 1,50,000 से बढ़ रहे थे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, ये वाला अमाउंट क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इतना हो गया। अब क्या था, मैंने क्या बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लास्ट में ना टैक्स पेड माइनस करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे अब आप टैक्स पेड माइनस कर दोगे, जो कि इस केस में तो स्टूडेंट 75,000 ही था, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था। तो ये 75,000 माइनस हो जाएगा, तो 1,095,000 आपके पास यहाँ पे जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या आया स्टूडेंट, 1,95,000, 10,95,000, कुछ नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो हो गया, अब बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट्स या मशीनरी, ठीक है, इसको हम मशीनरी अकाउंट भी कह सकते हो। तो ये एसेट है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना उसने आपको बता रखा है स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस 21,25,000, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 23,30,000। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद सारी चीज़ें जो हम इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, सेल वैल्यू, सब कुछ वही सब इंक्लूड होगा। अब सेल वैल्यू पहले पहुंचनी है हमें। अब सेल वैल्यू किस तरीके से आएगी स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं उसकी जो कॉस्ट है, और माइनस हम उसमें से क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन हो या लॉस हो जो भी हो। ठीक है, अब अच्छा ये सब हम माइनस करते हैं। अच्छा, अब उसने आपको कॉस्ट क्या बताई हुई थी, 1 लाख की। ठीक है, और उसने आपने उसको लॉस पे भेजा है 20,000 के। इट मीन्स आपने उसकी सेल कितने पे की है, 80,000 पे।
ये निकल के आया हमारे पास कि जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 1 लाख की और हमने उसको 20,000 के लॉस पे बेचा है। इट मीन्स हमने उसको 80,000 पे बेच दिया है। चलिए सेल वैल्यू भी आ गई, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बैंक, और ये सेल की वैल्यू आई है जो कि आई है 80,000 की। देन उसने हमें क्या किया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन तो यही वाला है ना स्टूडेंट्स, ये रहा मशीनरी अकाउंट में जो हमने लिया था वही आएगा यहाँ पे भी। तो ये आ गया 162,500, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, P&L अकाउंट करके लॉस। प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे। तो लॉस कितना था, उसने बताया था 20,000 के लॉस पे आपने उसको सेल किया है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब यहाँ पे आपके पास टू बैंक करके परचेज का अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, है ना। ओके, अब ये वाला क्या अमाउंट आ रहा है, 4675000। अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। 2592500, 2592500। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी। तो स्टूडेंट मशीनरी कितने की अमाउंट की परचेज हो रही है, वो माइनस हो जाएगा तो कि आउटफ्लो हो जाएगा ना कैश का। सॉरी, 46750, ये वाला अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। एंड देन सेल भी हो रही है, तो सेल ऑफ मशीनरी, सेल वाला अमाउंट प्लस हो जाएगा जो कि कैश का इनफ्लो होगा 80,000। तो यहाँ पे क्या आपके पास निकल के आ रहा है, 387500। अगर आप इनको माइनस करेंगे तो यही अमाउंट निकल के आएगा जब हम 4675000 में से 80,000 को माइनस करेंगे। तो ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। इट मीन्स ए कैश यूज्ड in investing activities. Now question number 37, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमें कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था, 10 लाख का था, 12 लाख का हो गया है। देन 12% डिबेंचर्स 1 लाख के थे, अब 2 लाख के हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिबेंचर स्टूडेंट क्या हुआ है, बढ़ गए हैं ना, तो बढ़ गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगा। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आपको ध्यान रखना है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बताया, आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है। जब हमने पे किया होगा तो कैश का आउटफ्लो हो गया होगा, आउटफ्लो हुआ है तो माइनस कर देंगे इसको। डिविडेंड पेड, पे किया है, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, माइनस कर देंगे। देन ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। बस ये पॉइंट देखा और क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आया इसमें क्या किया है। अरे स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है उसने बोनस शेयर्स इशू किए हैं। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी हमें बोनस शेयर्स का बोला होता है तो उससे ना ही कैश का इनफ्लो होता है ना ही कैश का आउटफ्लो होता है। जब इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं तो हम उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मैं बार बार बोल रही हूँ, डिबेंचर इशू किए, इनफ्लो हुआ प्लस कर दो, इंटरेस्ट डिविडेंड पे किया, आउटफ्लो हुआ माइनस कर दो। भाई सिर्फ जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उसको इंक्लूड कर रहे हैं ना, नो फ्लो वाली चीज को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो नो फ्लो है, इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो जब भी देखो क्या हुआ है कि अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, 2 लाख से बढ़ रहा है भाई, डाल दिया, प्लस कर दिया 2 लाख से। मत करो प्लस, क्योंकि बोनस शेयर्स के इशू की वजह से कर रहे हैं तो उसमें कोई फ्लो हुआ ही नहीं है कैश का, इसीलिए हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इस क्वेश्चन में था, जिसकी वजह से बच्चों का आंसर मैच नहीं होता है। तो बस एक उस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स, ठीक है। तो वो है 2 लाख का। अब हर बार हम क्यों नहीं निकालते डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं होता और रेट होती है तो हमें खुद निकालना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस पे। ये भी ध्यान रखना है। अब बच्चों के डाउट आते हैं ना जो मन में, वो मुझे पता है तो मैं वो पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। देन इंटरेस्ट पे किया है तो वो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड 19,000। देन आपने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पेड किया है हमने, डिविडेंड पेड 50,000 का। तो ये दोनों अमाउंट मतलब कि आप टोटल 69,000 आप इसमें से लेस करेंगे, तो लेस करके 31,000 आ जाएगा आपके पास। ये कैसे आया डिबेंचर्स वाला अमाउंट, हमने 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया है तो ये 1 लाख का अमाउंट आया है, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया। जब आप 1 लाख में से 69,000 लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 31,000 आया है पॉजिटिव आया है, इट मीन्स ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
अब स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो एक बार वीडियो ज़रूर दोबारा देख लीजिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने एक-एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी डाउट होता है, स्टिल रहता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।